एमई 203 के इस लेक्चर में हम आज देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। एमई 203 के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहले में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड सेकंड लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को टोटली 5 भागों में हमने डिवाइड किया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि यांत्रिक गुण, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रौद्योगिकी गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब रासायनिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है भौतिक गुण। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। यानी कि किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने पर उसके बिहेवियर को जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करती है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मेनली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिकता, डक्टिलिटी यानी तन्यता, ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, हार्डनेस यानी कठोरता, टफनेस यानी कड़ापन और मेलेबिलिटी यानी कुटिलता। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज हमें इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम कोई भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाए, जैसे ये कोई ब्रिज बना रहे हैं या कोई भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसको फुल प्रूफ एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर, साउंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो फेल नहीं होने चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो उस स्ट्रक्चर के लिए मटेरियल काम में ले रहे हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज़ वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए मैकेनिकल साउंड स्ट्रक्चर सच एज ए ब्रिज ऑन द रिवर। Mechanical properties can be determined by conducting experimental test on the material specimen. मटेरियल के स्पेसिमेन पे हम एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करके डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें टेंसिल स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की ज्ञात करनी है, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, या बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, तो हम यूटीएम मशीन काम में ले सकते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को हम काम में लेके हम किसी भी मटेरियल की टेंसिल स्ट्रेंथ, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें हार्डनेस या टफनेस कुछ भी प्रॉपर्टीज हमें ज्ञात करनी है, तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होते हैं, उनको हम परफॉर्म करके इन प्रॉपर्टीज़ को हम ज्ञात कर सकते हैं। जो मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड प्रत्यास्थता सीमा के अंदर बाहरी बलों के विरुद्ध अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु परिवर्तन करने वाले बलों को जैसे ही हटाया जाता है, पिंड अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। यानी कि कोई मटेरियल है, उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे वो मटेरियल डिफॉर्म हुआ, और यदि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो उस पदार्थ की इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो जैसे ही हमने उस फोर्स को रिमूव किया, उस फोर्स को हमने हटाया एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो पदार्थ है वो अपनी पूर्ण अवस्था में आने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ए लिक्विड और ए गैस adapts itself to the shape of its container, but a solid has a shape of its own which it tends to preserve. यानी कि यदि कोई गैस और लिक्विड है, उसको हम जिस कंटेनर में भरेंगे वो उस कंटेनर का शेप नहीं लेगा, लेकिन जो सॉलिड है उसका अपना खुद का शेप होता है और वो उस अपने शेप को
उस अपने शेप को बचाने के लिए उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने उसी शेप में बना रहे। लेकिन यदि हम उसको लोड अप्लाई करके हम उसका शेप चेंज करना चाहते हैं, उसकी डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं, तो डायमेंशन यदि वो लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो डायमेंशन एक बार के लिए तो चेंज हो जाएगी। जब तक वो लोड उसके ऊपर अप्लाई कर रखा है हमने, तब तक तो डायमेंशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने उस अनलोडिंग की, उस लोड को हमने हटाया, तो वो जो मटेरियल है वो अपने पूर्व अवस्था में अपने इनिशियल डायमेंशन में आ जाएगा। तो लोडिंग ए सॉलिड विल चेंज इट्स डायमेंशन बट द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन विल डिसअपीयर अपॉन अनलोडिंग। दिस टेंडेंसी ऑफ ए डिफॉर्म सॉलिड टू सीक इट्स ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन अनलोडिंग इज डिस्क्राइब एज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, जो अपने डायमेंशन में चेंज का विरोध करता है। ओके, द रिकवरी फ्रॉम द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ द लोड्स में बी इंस्टेंटेनियस और ग्रेजुअल, कंप्लीट और पार्शियल। यानी कि लोड हटाने के बाद जो डिफॉर्म मटेरियल है हमारा वो रिकवर होगा, और वो रिकवरी इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है और ग्रेजुअल भी हो सकती है, क्षणिक भी हो सकती है और वो धीरे धीरे ग्रेजुअल भी हो सकती है। लेकिन जो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होता है उनकी रिकवरी होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। ऐसे सॉलिड क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। अब यदि हमें इलास्टिसिटी को हमें और अच्छे से समझना है तो हमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया होता है वो स्ट्रेस होता है, और जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लोड अप्लाई करने के बाद में उसकी जो डायमेंशन में चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इनका रेशियो होता है वो स्ट्रेन कहलाता है। और जो हमने लोड अप्लाई किया है अपॉन यूनिट एरिया, जिस एरिया पे वो लोड अप्लाई हुआ है, लोड अपॉन एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो रिलेशनशिप है इसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, जिसको हम ई से दर्शाते हैं, होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस प्रकार यंग ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये थी इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या कह सकते हम? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता। अब जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिसिटी। सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? प्लास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिकता। प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिकता। क्या होती है प्लास्टिकता? प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लास्टिकता। प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it may be permanently deformed when it has been subject to an externally applied force great enough to exceed the elastic limit। यदि हम किसी भी मटेरियल पर हम बाहरी फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो हमने बाहरी फोर्स अप्लाई किया है, प्लास्टिकता का मतलब है किसी पदार्थ पर बल लगने से इस गुण के कारण उस आकार में बिना टूटे स्थायी विरूपण होता है। यदि हमने किसी मटेरियल पर फोर्स लगाया और वो फोर्स है, वो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो उस पदार्थ की इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा है, तो वो मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म में हो जाता है। तो इस प्रकार के स्थायी विरूपण, ठीक है, जिसमें स्थायी विरूपण होता है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है,
प्लास्टिक तक के गुण के कारण पदार्थ पर लगाए गए बल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक दशा में नहीं आता है। प्लास्टिक तक मतलब है कि यदि इस गुण के कारण यदि पदार्थ में हमने कोई फोर्स लगाया और वो फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा है, तो उस फोर्स को अनलोडिंग के बाद में भी वो जो हमारा पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये बहुत ही जरूरी वर्ड है, इस वर्ड को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। परमानेंटली डिफॉर्मेशन। और इलास्टिसिटी में क्या होता है? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। जैसे हमने लोड को हटाया वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। और प्लास्टिसिटी में क्या होता है? लोड को हटा देने पर भी वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। पदार्थ का तापमान बढ़ने से भी प्लास्टिसिटी में वृद्धि होती है। जो ये प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसका मतलब है। और यदि पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्लास्टिसिटी भी बढ़ेगी। The subject of plasticity is of great importance to an engineer, for it is this property that in most cases enables him to save material in solid state. The minimum stress that should cause permanent deformation can be computed from a knowledge of bond strength. ठीक है, तो ये हमने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में हमने देख लिया है। अब यदि हम मैकेनिज्म देखें ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज एसेंशियली डिफरेंट इन क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड अमोर्फोस मटेरियल। अमोर्फोस मटेरियल्स और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, इन दोनों की जो मैकेनिज्म होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की, वो पूर्ण रूप से डिफरेंट होती है। Crystalline material undergoes plastic deformation as a result of slip along dependent crystalline planes, whereas in amorphous materials, plastic deformation occurs when individual molecules or group of molecules slide past one another. जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान जो प्लेन होते हैं वो एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमोर्फस मटेरियल होते हैं उनमें जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो उनमें ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप है वो स्लाइड करता है पास्ट वन अनदर। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल मटेरियल है उसमें स्लिप प्लेन होंगे, जबकि जो अमोर्फस मटेरियल है उनमें कोई स्लिप प्लेन नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम एक इसे कर्व के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारा, इसके द्वारा हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इसके द्वारा हम ये भी देख सकते हैं कि प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन होती है। स्ट्रेस जो जो हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता जाता है, और यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलास्टिक रेंज है, इलास्टिक रेंज तक यदि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो इलास्टिक लिमिट तक यदि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके बाद यदि हम वापस स्ट्रेस को अनलोड कर देते हैं तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। लेकिन यदि जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया वो इलास्टिक रेंज से बाहर है तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता। लेकिन जो रिकवर कर लेता है, जैसे ये इसकी इलास्टिक लिमिट है, इस इलास्टिक लिमिट से यदि हमने फोर्स को है वो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा है, तो अब इसका मतलब है कि मेटेरियल अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लोड रिमूव किया, इस पॉइंट में हमने लोड रिमूव किया, तो जो इसका इलास्टिक लिमिट है वो तो इसका वापस कवर हो जाएगी। जो डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो तो इसका वापस रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो इसमें
विद्यमान रहेगा। तो जो ये कवर हो गया वो तो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो परमानेंटली ये बच गया, ये पूरा लोड हटा लेने के बाद भी स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, शून्य है स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हटा लेने के बाद में भी इसमें कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन बच जाता है। अब ये जो डिफॉर्मेशन बच गया है इसमें, ये जो डिफॉर्मेशन बच गया है इसको बोलते हैं हम परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन। तो इस प्रकार हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को समझ सकते हैं और इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होती है। अगले लेक्चर में हम अगली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।